है वो शब्द निकला है वत्स से। गाय अपनी बछड़ा या बछड़ी जब दूध पीने आती है तभी दूध छोड़ती है। उसका थन को जब उसका मुंह लगता है तो उसका वात्सल्य रस से वो दूध निकलता है, तो इसके लिए वो वात्सल्य वात्सल्यमयी है। अपनी माँ जो है ना, अपने बच्चे के लिए उतना प्यार करती है, दूसरे बच्चे के लिए उतना प्यार नहीं कर सकती। पर गाय जो है ना, भगवान ने ऐसा माना है और अगले 5 दिन में वो सब पता लग जाएगा वो सब क्यों है, क्या है। थोड़ा साइंटिफिकली भी समझेंगे, थोड़ा परंपरा से, शास्त्र से, हमारा मान्यताओं से, अलग अलग यानी डायमेंशन से इसको क्यों माता कहा गया है, धीरे धीरे आ जाएगा। पर ऐसा मानना है कि पूरी दुनिया में जो वात्सल्य का रस फैलाने का जो काम है ना, भगवान ने गोमाता को दिया है। तो इसके लिए जो गोमाता का गोबर, गोमूत्र, दूध, दही की गव्य बोलते हैं, गाय से उत्पन्न हुए जो वस्तु है उसको गव्य बोला जाता है। तो गव्य से जो निकलता है ना, उसमें वो वात्सल्य रस भरा रहता है। तो उसके लिए सात्विक शक्ति का अधिष्ठान के लिए गाय की रहना, गाय का अनुकरण करना, गाय की उपयोगिता करना, गव्यों का उपयोग करना, ये हमारे शास्त्रों में मान्य माना गया है। तो इसके लिए गाय है ना। तो ये सब ऐसे भारत में ढेर सारे अलग अलग प्रजातियां हैं गाय के। जैसे अभी यहाँ पे कौन सा है, ठीक है, उत्तर भारत से लेके आइए, है ना। वहां पे कांग्रेज है, सिंधी है, साहिवाल है, हरियाणवी है। हाँ, तो बड़े कद वाले, बड़े बड़े एकदम बॉडी वेट 400-500 केजी रहता है उसका। दूध भी ज्यादा देते हैं क्योंकि पथरीला जमीन नहीं है, जितना खोदेंगे उतना मिट्टी है। हाँ, गंगेटिक बेल्ट जितने भी है ना पूरा, तो वहां पे दुधारू गाय ज्यादा है ना। तो बैल उतना जोतने के लिए जरूरत नहीं है क्योंकि मिट्टी जो है ना, हाँ, बहुत नरम है, उपजाऊ है। तो उसके लिए जैसे ही मध्य भारत में आएंगे तो वहां पे आपको किलार, है ना, और कौन सा इधर डांगी, देवनी, अमृतमहल, हल्लीकात, ओंगोल, एक से एक तगड़ा। पर बुल जो है क्योंकि पथरीला है, जमीन पूरा पत्थर जैसा है, तो यहाँ पे बुल खेती के लिए तगड़ा ये चाहिए, बुल चाहिए। तो उसके लिए खेती के लिए अनुकूल प्रजातियां यहाँ पे विकसित हो गई। दूध जो है ना मीडियम रहता है। उत्तर भारत में जितना दूध देते हैं गाय उतना दूध ये नहीं देते, उसका शक्ति को जो है ना खेती के लिए उपयोग में ला लिया गया। तो ऐसी प्रजातियां इधर आ गई। वैसे दक्षिण भारत में आप जाइए, कोंकण एरिया है, मलनाड एरिया है, पहाड़ी इलाका है, रेन भयंकर 12 महीने में 8-8 महीना बारिश ही होते रहता है। तो 70-80 डिग्री सेंटीग्रेड में उसको चढ़ाई करना उतारना रहता है। तो वैसे में बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होना पड़ता, भयंकर कद वाला। गिर साहिवाल को लेके आप पहाड़ में चढ़ाओ, क्या हो जाता, टांग टूट के घर जाया या उधर ही लुढ़क जाती है ना। तो उसके लिए क्या है, हाइट छोटा, लंबाई ज्यादा, है ना, स्टर्डी, जितना भी ये वाटर वेपर रहने दो, जितना भी पानी बारिश रहने दो, कुछ तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ऐसा मलनाड गिड्डा है, कोंकण गिड्डा है, वेचूर है, पुंगनुरु है ना, इधर उड़ीसा में भी वही है। तो पूरा समुद्री तट से लेके पूरा पहाड़ी इलाका जितने भी है ना, आप देखोगे छोटे कद वाले, है ना, रोग प्रतिकारक शक्ति भयंकर, अद्भुत रोग प्रतिकारक शक्ति वाले। ऐसी प्रजातियां अलग अलग हिस्सों में, जितने भी भारत में इको एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स बोला जाता है, तो अलग अलग जगह में अलग अलग प्रजातियां विकसित हो गई। ये सबको मिला के हमारे पूर्वजों ने एक नाम रखा गाय। वो क्यों रखा, क्या रखा, बाद में देखेंगे। ऐसे ही क्योंकि लैंग्वेजेस वो जो है ना एक अपनी सीमित परिवेश में पैदा होते हैं। तो यूरोप में उनकी भाषा रही इंग्लिश, उन्होंने अपनी एक प्रजाति को, अपनी एक पशु को कौ बोलकर नाम रखा, है ना। वैसे दोनों मैमल्स है, यानी स्तनजन्य प्राणी है। इस पृथ्वी में अभी फिलहाल अभी डिस्टिंक्ट नहीं, अभी एक्सटिंक्ट नहीं हुए हैं, अभी क्या बोलते हैं उसको, खत्म नहीं हुए हैं, होने की कगार पर बहुत ढेर सारे हैं। पर फिर भी ऐसा बोला जाता है कि 50,000 जो है ना मैमल्स है, स्तनजन्य प्राणियां हैं, स्तनजन्य प्राणियां 50,000 जो अपनी बच्चों को दूध पिलाते हैं पैदा होने के बाद। पर वो सभी पशु का दूध जो है ना मानव पीने के लिए योग्य नहीं है। कुछ तो ऐसे है जो दूध पिएंगे तो हम मर जाएंगे, वो मानव के लिए
जहर है, विष है। ढेर सारे पशुओं का दूध जो है ना ऐसा है जो स्लो पॉइजन है हमारे लिए, यानी हम उसको उपयोग करेंगे, उसको आहार के रूप में, औषधि के रूप में, अलग अलग रूप में उसका सेवन करेंगे तो धीरे 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 जो है ना हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी बढ़ेगी, विषतत्व बढ़ेगा और क्रोनिक डिसीजेस को वो जो है ना पैदा करेगी। तो इसको स्लो पॉइजन के रूप में माना जाता है। तो ऐसे बहुत बड़ा लिस्ट है जो प्राणियों का। और आयुर्वेद में चरक महर्षि ने उनका जो ग्रंथ है ना, उसमें एक वर्ग क्षीर वर्ग या दुग्ध वर्ग बोल के उन्होंने ये किया। तो उसमें सिर्फ जो है ना 8 पशुओं को दूध ही आदमी को पीने के लिए बोला गया। ठीक है, वो सब के बारे में मैं बाद में आता हूँ। तो इंग्लिश लोग जो है ना उनके यहाँ जो एक मैमल, एक पशु जो दुधारू पशु है, जिसका उपयोग उन्होंने किसके लिए करते थे? मांस के लिए करते थे, दूध के लिए नहीं। क्योंकि उनका अनुभव था वो दूध पीने से रोग आता है, वो दूध पीने से आदमी कमजोर पड़ता है, वो दूध पीने से आदमी जल्दी मरता है। उनका अनुभव, उन लोगों का अनुभव। तो उसके लिए वो दूध का उपयोग विशेष रूप से बिल्कुल नहीं करते थे, ना कि बराबर करते थे। हाँ, थोड़ा बहुत चीज बना लिया, ये बना लिया, थोड़ा बहुत बना के बटर लगा के उतना सेक के खा लिया तो उससे अच्छा। उससे ज्यादा दूध का कोई उपयोग वो लोग नहीं करते थे, सिर्फ मांस के लिए उसको पालते थे। उनकी रैंचेस में अलग अलग इसमें, क्योंकि मांसाहारी लोग है, 8 महीना सूरज ही नहीं उगता, गुड मॉर्निंग होता ही नहीं है, क्योंकि मॉर्निंग और इवनिंग कोई फर्क ही नहीं है। 8 महीना सूरज ही नहीं दिखता तो कहाँ पे मॉर्निंग आएगा, ब्राह्मी मुहूर्त कहाँ पे निकलेगा उनका। तो वो लोग उस पशु का नाम रखे थे कौ। अब ब्रिटिश लोग भारत आ गए, लूटने के लिए आए, हमको बहुत ज्ञान देने के लिए आए, क्या ये वो बात की बात है हिस्ट्री की। उन्होंने देखा हमारी गौ माता को और कहा ओ दिस इज अ काउ। तो उनको सिमिलैरिटी दिखा थोड़ा बहुत उनकी जैसा, उन्होंने हमारी गाय को भी कौ कहा और हमने भी कह डाला। इसलिए क्या है, अभी हम एलिमेंट्री एजुकेशन में वो जो भी अपने बच्चों को ABCD सिखाते रहते हैं ना, ए बोले तो पूरी भारत में एप्पल ही होता कि नहीं होता? वो कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में ही एप्पल होता, पारी दुनिया में पूरी पूरी भारत में कहां पर भी एप्पल नहीं होता ऐसा कोई नहीं है। बच्चों को ए बोले तो एप्पल ही होना, और बी बोले तो वो बॉल ही होना, जिंदगी भर गोल गोल घूमते ही रहो बॉल। और सी बोलते ही एकदम उनके पास में प्यार उभर आता है, राष्ट्रभक्ति, मातृत्व, ए वो। हाँ, सी बोले तो कऊ, को बोले तो गाय। बच्चों को हम सिखा रहे है ना, तब से शुरू होता है ये बात। तो अभी ब्रिटिश लोगों ने कऊ को कऊ जिसको कहा था और भारतीयों ने गऊ किसको कहा था, इसको पहले साइंस को हम ज्यादा मानते हैं तो साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी से समझने का प्रयास करेंगे। उसकी बाद में उसका डिफरेंसेस कुछ है तो या सिमिलैरिटी कुछ है तो उसका हम विचार करेंगे। विज्ञान में एक तरीका है, 10वीं में या 12वीं में जो भी साइंस लिए रहते हैं ना उनको पता रहता है, ये कोई भी पशु वर्ग, प्राणी वर्ग या अलग अलग पौधों को एक विशिष्ट नाम से जाना जाता है जिसका नाम है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, द्विनाम नामकरण बोलते हैं ना वो। हाँ, हमको अब मानव को क्या बोलते हैं उसमें, आदमी को होमोसेपियंस, होमोसेपियंस बोलते कि नहीं बोलते? अब मानव जो है ना वो भारतीय रहने दो, आर्यन रेस, हमसे थोड़ा ऊपर टिबेटियन रेस, दिखने के लिए बिल्कुल अलग है, छोटे कद वाले हैं, पूरा लाल वाले हिमालयन है ना, मंगोलियन, मंगोलियन रेस, टिबेट, मंगोलिया, चाइना, और हमारे थोड़ा आसाम लगा हुआ, आसाम के लोग सब उसी तरह दिखते हैं, है ना, क्योंकि हिमालयन बेल्ट है वो। मंगोलियन रेस, उनको भी साइंस होमोसेपियंस ही बोलता है। उससे भी ऊपर जाओ, यूरोपियन रेस, एकदम लाल, एकदम ऊंचा, है ना, आधा सेका हुआ रोटी जैसा, पर फिर भी उनको भी साइंस जो है ना होमोसेपियंस ही बोलता है। अब उधर से पूरा और उधर चले जाइए, रेड इंडियन, अभी कोई बचा नहीं है, सबको खत्म कर डाले अमेरिका, यूरोप वाले, अब सब यूरोप का कॉलोनी ही बन गया है वो। फिर भी रेड दिखे इसलिए रेड इंडियन बोल दिए उनको, उनको भी होमोसेपियंस ही बोलते हैं। और उधर से पूरा नीचे साउथ अफ्रीका आ जाइए, निग्रो,
एकदम काले हैं, एक अट्ठे कट्टे है ना, दिखने के लिए हमारे जैसा लगते हैं क्या वो? हमारे जैसे लगते हैं, है कि नहीं? हाँ, आप आपसे फीडबैक आए तो मुझे पता लगता, नहीं तो क्या है, सुस्त हो गए, ऐसा नींद आ रहा है, जैसा रात भर आके नींद आया क्या? तो कुछ तो आना चाहिए ना। अफ्रीका वाले और हम सिमिलर लगते हैं क्या? फिर भी उनको भी साइंस होमोसेपियंस ही बोलता है, यानी रंग रूप कद सभी तरह अलग अलग रहने के बाद भी उनका एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या तो कुछ क्राइटेरिया होगा जिसकी वजह से विज्ञान ने उनको एक ही कैटेगरी में उनको बाइफरकेट कर दिया। मानव प्रजाति, पूरे पृथ्वी पर जो मानव प्रजाति है उसको एक ही नाम, होमोसेपियंस, है ना। इस लॉजिक से ये दोनों को क्या कहते हैं आपको पता है क्या? भारतीय नस्ल के जितने भी गाय है, गोवंश है, जो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितनी भी प्रजातियां आज बची हुई है, उन सबको साइंस जो है ना उनको कहता है बोस इंडिकस, या बोजे बोलते हैं इसको, बोजे, बोस इंडिकस फैमिली है ये भारतीय प्रजाति का गाय को। हमारे पास भैंस है ना, भैंस बफेलो, उसको बोस बुबालिस कहा जाता है, बोस बुबालिस। और एक जंगली भैंस होता है उसको बोस टाइग्रिस कहते हैं। ऐसे ही बोस फैमिली में एक 8-9 अलग 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 तरह का प्रजातियां है। गाय को भैंस कहते हैं क्या हम? दोनों अलग है ना। वैसे ही बोस फैमिली में ही एक 8-10 अलग अलग दुधारू प्रजातियां है, सब दूध देते हैं। वैसे में ये है बोस इंडिकस बोलते हैं अपनी गाय को। और इसी हिसाब से ये जो कौ है ना उसको भी बोस इंडिकस बोलते हैं क्या? ऐसा जब आप समझने जाओगे, सर्च करोगे तो पता लगेगा। ये जो कौ है ना इसको साइंस कहता है बोस टॉरस, बोस टॉरस बोलता है साइंस इसको। तो तब से पता लगा अगर दोनों सेम है तो ये वैज्ञानिक नाम जो है ना बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में ये दोनों का नाम अलग क्यों है? यानी साइंस इसको मानता है कि कौ इज नॉट गौ। साइंस को पता है गाय बोले तो कौ नहीं है, गाय अलग है, कौ अलग है। उसको आप डिसेक्शन करोगे, उसका बॉडी स्ट्रक्चर देखोगे, उसका अलग अलग ये देखोगे ना तो उसमें ढेर सारे डिफरेंसेस आपको पता लगेगा। साइंस ही नहीं मानता ये दोनों एक है बोल के, फिर भी हमारे बच्चों को हम सिखा रहे हैं और बोल रहे हैं हम बहुत बड़े वैज्ञानिक, यानी विज्ञान को मानने वाले लोग, विज्ञान की तरफ इसमें से हम सिखा रहे बोलकर। इसका कोई उत्तर हमारे पास या एजुकेशन सिस्टम में या सिखा रहे बच्चों को उसके पास है क्या? या तो साइंस को मानते हैं तो गाय को कौ कहना बंद करो, दोनों अलग है, नहीं तो बोलो साइंस ने गलती किया है, साइंस गलत है, या इस मामले में तो गलत किया है तो इसके लिए इसको रेक्टिफाई करो, है ना। तो ये चीज हम देखते ही नहीं है। इसके बाद में हमारी गाय का स्ट्रक्चर देखिए थोड़ा, गाय का जो स्ट्रक्चर है आप देखोगे रहता है कि नहीं रहता, ऐसा दिखता है ना ऐसा गाय, वही, हाँ सॉरी ये बाद में आता हूं। जैसे हमारी अलग 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 प्रजातियां है, गिर, साहिवाल, सिंधी, खिलारी, देवनी, ऐसा ऐसा, तो वैसे ही प्रजातियां एक कौ में भी है। कौ की प्रजातियां कौन सी है पता है क्या आपको? हाँ, एचएफ है, जर्सी है, और सॉरी रेड डैनिश है, होलिस्टीन फ्रिजियन, जर्सी, रेड डैनिश, ऐसा अलग अलग प्रजातियां उसमें भी है, कौ में भी है, जो यूरोप में पली बड़ी है, मांस के लिए उसको खिलाते हैं।
तो वो प्रजातियां। अब स्ट्रक्चर में आए तो हमारी जो प्रजातियां है, भारत की प्रजातियां लगभग लगभग ऐसी दिखते हैं, पर वही जो ये HF जर्सी, रेड डेनिश वगैरह है, वो आप देखोगे तो स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा रहता है। उसको ये जो क्या बोलते हैं आप, हम ककून, हाँ, ये नहीं रहता है कि नहीं, ये नहीं रहता। और पीछे की तरफ जो है ना, ऐसा राउंड शेप वाला जो हमारा गाय का स्ट्रक्चर है, ये आपको उधर नहीं दिखेगा, वो सीधा ऐसा स्क्वायर में आया हुआ दिखेगा, है ना। ये जर्सी HF। हमारी जो गाय है, घूम फिर के, चर के, खा के जितना आएगी उतना हेल्दी रहेगी। वो खड़ी खड़ी खाती है, उसको चराने जाओगे तो हाँफना शुरू कर देगी। क्यों? क्योंकि वो कोल्ड कंट्री में पला बड़ा है। बोलो। हाँ, कितने लोग चाहिए? 7-8 लोग चाहिए। गौशाला की तरफ से अन्नदान की ये चलता है यहाँ पे प्रथा। वहां पे जो भी हॉस्पिटल में चलता है ना, वो दवाखाना में देते हैं, कहाँ में देते हैं? नहीं नहीं, जाना कहाँ पे? नहीं नहीं, वो पता लग गया। ऑटो कहाँ पे जाने वाला है? गांव में जाएगा, ठीक है। गांव में 5 से 6 लोग चाहिए जो अन्नदान के लिए। इधर साई मंदिर के सामने अगर आप जाओगे तो वहां पे ऑटो आ जाएगा। अन्नदान का जो है ना, उधर सब रखा रहता है, आप जाके परोस के आने का। तो ऐसे स्वेच्छा से जो जाना चाहते हैं, हाँ, तो वो लोग उधर जा सकते हैं। एक आधा घंटे में वापस आ जाएंगे, फिर उधर ज्वाइन हो जाने का, ठीक है। जो भी जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी हम कहाँ पे रुके थे? हाँ, कोल्ड कंट्री में वो विकसित हुआ है, तो वहां पे धूप की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो धूप नहीं है तो उसको स्वेट नहीं है, पसीना नहीं आता है। पसीना नहीं आता, उसके लिए उसको स्वेट ग्लैंड्स नहीं है, रोमुखू को बोलते हैं ना, उसको ना वो बाल जो है वहां पे वो स्वेट ग्लैंड्स नहीं है। तो स्वेट ग्लैंड नहीं रहने से अगर वो ज्यादा घूमेगा फिरेगा, व्यायाम करेगा, धूप में जाएगा, तो उससे जो बॉडी में हीट जनरेट होगा, वो हीट बाहर निकालने के लिए, या बाहर का जो हीट है ना, उसको बॉडी में टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए उसमें उसमें कोई साधन नहीं है। इसके लिए वो ऐसा हाँफना शुरू कर देगा, ज्यादा काम नहीं कर सकता। बैल के जैसा खेत में वो, उसका जो बुल है ना, वो काम नहीं करेगा, नहीं कर सकता। तो उसके लिए उसको खड़ा खड़ा रह के उसको खिलाते हैं उधर ही। हमारे गोवंश को 40-50 डिग्री सेंटीग्रेड में भी थार पारकर है, उसका नाम ही थार पारकर। थार मरुभूमि में, यानी रेगिस्तान में, डेजर्ट में सूखा चारा खाके जबरदस्त दूध देती है। कलर भी उसके हिसाब से ही है ना। तो कितना भी कड़ी धूप रहने दो, उसको एसी में रहे जैसा लगता है, क्योंकि उसका स्वेट ग्लैंड इतनी पावरफुल है। जैसे ही थोड़ा टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो उसका जो स्वेट है ना, निकल जाएगा, और उसमें से जो हवा लगेगा एकदम एयर कूलिंग का इफेक्ट कर देगा। इसलिए कितना भी धूप में रहने के बाद हमारी गाय को या बुल को तो ज्यादा कुछ होता नहीं है, चर के आता है ना। एक है। अब हमारी ये ये ऐसा वातावरण में रहता है, तो यहाँ पे क्या है, मधुमक्खी है, ये है, अलग अलग काटने वाले होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, मॉस्किटो, ये वो सब तरह का ये जो है ना जीवाणु यहाँ पे पनपते हैं। तो उसके लिए अपनी गाय जो है, अपना जो पूंछ है ना, ये टोटल 360 डिग्री सेंटीग्रेड, जहाँ पे देखो वहां पे चाटी की जैसा छट 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 सुबह से शाम तक मारती रहती है। कभी झरसी को आप देखे हैं ऐसा करते हुए? ज्यादा से ज्यादा ये 40, 50, 60, 80 डिग्री तक वो अपना पूंछ को उठाएगा, उससे ज्यादा पूंछ उठा ही नहीं सकता, क्योंकि उसको आदत ही नहीं है। इसलिए उसको एसी में रखना पड़ता, या उसको कोई ऐसा काटे तो ये करे तो उसको ये नहीं कर सकता। और हमारी गाय इतनी तेज है, यानी ब्रेन इसमें, गाय का बछड़ा भी 100 गायों के झुंड में अपनी बछड़े को छोड़ दो, सीधा अपनी गाय की तरफ चले जाएगा।
भैंस का पाड़ा जैसा नहीं है, 10 भैंसों से लात मार के ही अपनी गाय के पास से आएगा। जर्सी का तो जाएगा ही नहीं, उसको पता भी नहीं है अपना बछड़ा है बोल के। जर्सी जितने भी पालते हैं, जैसे ही बछड़ा या बछड़ी होती है ना, हाँ, उसको दूसरे तीसरे दिन सीधा उसको कसाई खाने को भेज देती है। नहीं नहीं बोला मैं, कोई गाय ने तो कैसे करा, मैं बोल दिया। ठीक है, तो दूध जो है अपनी बछड़े के लिए बोलकर, जब बछड़ा थन को मुंह लगाएगा तभी दूध छोड़ती है अपनी गाय। जर्सी को कोई सा वैसा कुछ ये नहीं है, वो सीधा सीधा जो है ना, कोई भी दूध निकालने दो, बार 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 वो देती रहती है, उसको उसको कुछ उसका सेंसेशन ही नहीं है, वात्सल्य का भाव ही नहीं है। तो ऐसे होके अलग 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 तरह का उसमें जो है ना डिफरेंसेस है। और ये जो इधर जो है ना, जो सिंग बोलते हैं, सिंग अपनी भारतीय गोवंश में प्रधान रूप से ये सिंह है। जर्सी एचएफ में उतना ये नहीं है, विकसित नहीं हुआ है। और शास्त्र ऐसा कहता है, और साइंस में भी ऐसा ढेर सारे अभी एविडेंसेस मिले हैं, मिल रहे हैं, उसके बारे में भी मैं जिक्र करूंगा। सूरज की शक्ति को ये सिंह एंटेना के रूप में रिसीव करते हैं, और इसमें से कुछ केमिकल रिएक्शन बनता है, और ये सूर्य के तो नाड़ी और सूर्य नाड़ी मंडलम कहा जाता है ये पूरा एरिया को। ये इसकी वजह से जो है ना, जो भी घास चारा ये वो कड़वा कुट्टी अपनी गाय खाती है, उसको जो है ना बहुत इफेक्टिवली वो पचाती है, और उसमें से जो है ना सोना चांदी तांबा अलग अलग तरह के मिनरल्स को वो एक्सट्रैक्ट करके अपनी दूध दही गोबर गौमूत्र में, दूध में गोबर में गौमूत्र में वो देती है। ऐसा अभी का एविडेंस मिल रहा है, और इसका लेबोरेटरी रिपोर्ट भी अपने पास है। मेरे गौशाला का जो गाय है उसका गौमूत्र का हमने टेस्टिंग किया तो 1 लीटर में 8 मिलीग्राम सोना मिला है। आज की तारीख में कम से कम 40-50 रुपए का सोना 1 लीटर में। और इसी का झर्सी का आप ये करके देखो, 1 मिलीग्राम भी नहीं है उसमें, है ही नहीं, नील है। ये रिपोर्ट जो है ना, आपको इसका जो ग्रुप बनेगा वो ग्रुप में मैं डाल सकता हूं। यानी ये सोना चांदी ये सब जो है ना, कहां से मिला? हमने खिलाया तो नहीं गाय को, वही चारा गाय को डाला, वही चारा गऊ को डाला, वही चारा भैंस को डाला, सभी प्रजातियों को डाला, सभी वही खाए। पर उनके जो दूध है, उनके जो गोबर है, उनके जो गौमूत्र है, इसमें सोना मिल रहा है, चांदी मिल रहा है, तांबा मिल रहा है, अलग अलग तरह का मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स सब मिल रहे हैं। और इसमें कुछ नहीं मिल रहा, कम मात्रा में भी नहीं है, ही नहीं, जीरो है। ये सब कैसे हो सकता है? ये सब के बारे में अगर धीरे धीरे जानेंगे ना, क्योंकि आगे इसके बारे में और एक अच्छा रेफरेंस आएगा, बोलता हूं मैं दूध का जब आएगा। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च है 2012 में अमेरिका में, उन्होंने एक संशोधन कर रहे थे, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में करना था उनको। तो उन्होंने क्या रिसर्च कर रहे थे कि सोलर एनर्जी को सबसे ज्यादा हार्वेस्ट करने वाला कौन सा मटेरियल अपने पास अवेलेबल है, क्योंकि सोलर एनर्जी को हार्वेस्ट करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा हम एनर्जी को प्रोड्यूस कर पाएंगे, रिन्यूएबल एनर्जी को। तो ऐसा करके उनका एक संशोधन था, अलग अलग धातुओं से अलग अलग मटेरियल से वो सोलर एनर्जी को हार्वेस्ट कर रहे थे। तो उनको उसमें उनको पता लगा कि ये जो हमारी गाय है, गाय का मस्तिष्क में जो सिंग है ना, सिंग के नीचे मस्तिष्क जो है, वो मस्तिष्क में उनको एक येलो सब्सटेंस मिला, येलो सब्सटेंस। उनको लगा इसमें कुछ विशेषता है, इसके ऊपर संशोधन करना चाहिए, और उन्होंने उसको नाम रखा क्लैथरिन। क्यों रखा, क्या रखा उनको पता, वो अभी क्लैथरिन बोलते हैं।